हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड विद रेखा काशवाण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपन बात कर रहे थे प्रबंध के सिद्धांतों पर। प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उससे रिलेटेड जो परिभाषाएं थी उन पे अपना डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद अपन ने इसके नेचर और विशेषताओं पे चर्चा की और कुछ इसके जो महत्व थे उन पॉइंट्स पे अपन ने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। और दोस्तों यही जो टॉपिक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर अपन पॉइंट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, प्रबंध के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, या तो डेफिनेशन में से पूछ लिया जाता है या फिर नेचर में से पॉइंट्स बना के नहीं है या कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा उसके आधार पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या महत्व में भी इसी आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सिद्धांत हैं उनमें या तो सिद्धांतों का नाम पूछ लिया जाएगा या फिर कौन से सिद्धांत का कहाँ पर किस तरीके से महत्व है वो पूछ लिया जाएगा, या फिर कौन से सिद्धांत को किसके द्वारा कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया वो पूछ लिया जाएगा। तो प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अगर बात करें तो हेनरी फ्योल जी के जो सिद्धांत हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हेनरी फ्योल जी ने कितने सिद्धांत बताए हैं? 14 सिद्धांत। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के जो सिद्धांत है वो कितने बताए हैं? 14। यानी प्रशासन से रिलेटेड एक जो संस्था है, संगठन है, उसमें किस तरीके से प्रशासन किया जाएगा उसके लिए कुछ सिद्धांत कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उनको अपन किस तरीके से फॉलो करेंगे जिससे अपनी संस्था को इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। और कुछ जो टेलर हैं F.W. टेलर, उन्होंने भी प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताया है। और एक इनसे रिलेटेड जो बात याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि आधुनिक प्रबंध के जन्म दाता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आधुनिक जो प्रबंध है उसके जन्मदाता तो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक प्रबंध के जो जन्मदाता हैं वह हेनरी फ्योल हैं। और अगर बात करें वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? टेलर। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है और आधुनिक प्रबंध के जनक किसे माना जाता है? हेनरी फ्योल को। ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बने जो आपको क्या करना है, याद रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। संभवतः आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। अब आप क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है उनको व्यवस्थित रूप से या सुव्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित या व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। फिर नेक्स्ट है, आपने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताएं। मतलब जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए? 14 सिद्धांत। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन यानी उन्होंने स्वयं ने क्या किया था? अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए थे। उन्होंने ये जो सिद्धांत बनाए थे वो कैसे बनाए थे? अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये सिद्धांत बनाए थे। फिर आगे चलते हैं। स्वयं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? टेलर। टेलर ने भी कुछ एक सिद्धांतों की व्याख्या की है। हेनरी फ्योल ने तो 14 सिद्धांतों की व्याख्या की है, उसके अलावा जो टेलर है वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है, उन्होंने भी कुछ सिद्धांत बताए हैं। उनमें से कुछ तो फ्योल के सिद्धांत से मेल खाते हैं, कुछ जो सिद्धांत हैं वो फ्योल साहब ने जो सिद्धांत बताए उनके सिद्धांतों से क्या करते हैं? मैच होते हैं। फिर इन दोनों प्रारंभिक विद्वानों के बाद अब जब इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत बताए तो ये प्रारंभिक विज्ञानों में गिने जाते थे। तो प्रारंभ में इन्होंने बताए तो ये प्रारंभिक क्या हो गए? लेखक हो गए। इनके बाद भी अनेक जो लेखक थे उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इनके बाद जो लेखक हुए उन्होंने अपने अपने विचार प्रबंध के सिद्धांतों पे रखे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तब तो कौन आएंगे? हेनरी फ्योल, उसके बाद टेलर और उसके बाद अन्य जो लेखक हैं उन्होंने भी प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया है। तो अगर बात करें अन्य की बात करें तो उसमें कर्नल ओरविक आ जाएंगे, ओलिवर सेल्डन आ जाएंगे, मुनी आ जाएंगे, रिले आ जाएंगे। मुनी और रिले ये किए। कुछ और डोनेल और टेरी, इनका भी क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भी प्रिंसिपल के क्या महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। तो कर्नल ओरविक आ जाएंगे, ओलिवर सेल्डन आ जाएंगे, मुनी तथा रिले आ जाएंगे, कुछ और डोनेल आ जाएंगे, टेरी आ जाएंगे। टेरी, कुछ और डोनेल, मुनी, रिले, ओलिवर सेल्डन, कर्नल ओरविक। तो ये क्या है? ये इनके बाद के लेखक हैं जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताया है। अब आगे बात करते हैं।
इनमें से कुछ सिद्धांतों ने तो दर्जनों सिद्धांत का उल्लेख किया है, कुछ ने तो जो विद्वान हैं उन्होंने मतलब दर्जनों सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। उन सभी सिद्धांतों की विवेचना करना न तो संभव है। अब इतने सारे सिद्धांत बता दिए, ना तो उनकी विवेचना कर सकते हैं, ना उनका वर्णन कर सकते हैं, ना उनको याद रख सकते हैं, ना उनको इतने काम में ले सकते हैं, और न ही व्यावहारिक ही हैं। और ये क्या है, व्यावहारिक भी नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा सिद्धांत होंगे फिर संगठन में उनको अपनाने में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो उनको अपनाने में उतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत कम होने चाहिए और संस्था में लागू होने चाहिए, संस्था को इससे क्या फ़ायदा भी होना चाहिए। फिर आगे है कि हम यहाँ सभी विद्वानों द्वारा बताए गए सिद्धांतों में से कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना करेंगे। जो ये विद्वान हैं इन्होंने जो सिद्धांत बताए उनमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन पे अपन चर्चा करेंगे। किंतु सर्वप्रथम सबसे पहले अपन किन के सिद्धांतों की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम फेयोल साहब के द्वारा जो 14 सिद्धांत दिए गए हैं, इनके सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही सिद्धांतों की व्याख्या की है। तो इनकी सिद्धांतों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके सिद्धांतों के बिना प्रबंध के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित रूप से इन सिद्धांतों का वर्णन किया है, जो संस्था में व्यावहारिक रूप से लागू हो जाते हैं और संस्था अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकती है। तो इनके सिद्धांतों को अपने को ध्यान से समझना है और इनके जो 14 सिद्धांत हैं वो अपने याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिद्धांतों का नाम पूछ लिया जाता है कि निम्न में से फेयोल द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है, या निम्न में से फेयोल द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत है, या शामिल किया जाता है, या फेयोल साहब ने जो सिद्धांत दिए उनमें इनका जो मुख्य जो एक पॉइंट निकल के आता है, बिंदु निकल के आता है, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं। पहला जो सिद्धांत है वो कार्य श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो कार्य या श्रम, कार्य या बोल दो श्रम, और विभाजन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका बंटवारा या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण बोल दो, बंटवारा बोल दो, एक ही बात है। यानी एक जो विशेष व्यक्ति है उसको एक विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कार्य का बंटवारा। देखिए कोई भी संस्था हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्या है कि अलग अलग तरीके के बहुत सारे कार्य होते हैं। मतलब डिफरेंट, कोई भी एक संस्था है, संगठन है, उसमें अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के कार्य होते हैं। तो उन कार्यों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उन कार्यों को करने के लिए बहुत से मतलब अपने को श्रम की आवश्यकता होती है। और श्रम ये नहीं है कि एक जो लेबर है उससे अपन सारा कार्य करवा ले, क्योंकि अगर उससे सारा कार्य कराएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और वो कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इनका ये सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक जो व्यक्ति होता है उससे एक कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब कार्य का आप क्या कर दो, विभाजन कर दो। जैसे कोई एक कार्य करना है, जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने का कार्य एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अब जो अलग अलग व्यक्ति हैं उन अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कार्य दे दो। कोई व्यक्ति किसी में विशेषज्ञता प्राप्त है, कोई किसी में विशेषज्ञता प्राप्त है, यानी किसी व्यक्ति को किसी कार्य में करने का ज़्यादा ज्ञान है और किसी व्यक्ति को किसी कार्य में। तो जैसे बिल्डिंग बना रहे तो कोई व्यक्ति क्या है, उसके स्ट्रक्चर का निर्माण करने में महारत हासिल है, किसी को जैसे मटेरियल वगैरह कितना क्या यूज होगा उसके बारे में उसको ज्ञान होता है। तो इस तरीके से कोई भी संस्था होती है उसमें अलग भिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं और उसमें जो विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति होता है उसको वो कार्य सौंप देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे संस्था को फायदा होता है। संस्था को कैसे फायदा होता है कि भाई जैसे एक कार्य को अगर एक व्यक्ति करेगा तो उसे समय भी ज़्यादा लगेगा और संस्था की लागत भी ज़्यादा आएगी और कार्य समय पे पूरा नहीं होगा। अगर मान लो उसी कार्य को अलग अलग व्यक्तियों में अगर बांट दिया जाता है तो वो कम समय और कम लागत में कार्य अपना हो जाता है, जिससे अपने जो संस्था है उसके लक्ष्य अपने को प्राप्त करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। ठीक है, तो ये है, मैंने ओवरऑल इसका अर्थ आपको बता दिया, बस इसको समझना है और इसके पॉइंट को याद करना है। ज़्यादा इसमें वो कुछ नहीं है। अगर आपकी चीज़ समझ में आ गई तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कार्य श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। फेयोल ने जिस कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत कहा है, फेयोल ने बोला कि जो कार्य है या श्रम विभाजन है, ये जो सिद्धांत है इसको आप विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि टेलर ने उससे ही विशिष्टीकरण कहा है। अब इन्होंने फेयोल साहब ने तो उस सिद्धांत का नाम क्या ले दिया, कार्य या श्रम विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कार्य का विभाजन कर दो, श्रम का विभाजन कर दो, उसे बांट दो। और उसी सिद्धांत को, यानी ये जो कार्य और श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को टेलर ने क्या नाम दिया, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। मतलब सिद्धांत एक ही है लेकिन इन्होंने नाम क्या दिया, अलग। अब विशिष्टीकरण में भी ये कहा जाएगा कि भाई जो विशिष्ट कार्य है वो विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दिया जाए, कार्य का विभाजन कर दिया जाए विशिष्ट तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विशिष्टीकरण हो जाएगा। तो टेलर ने तो विशिष्टीकरण नाम दे दिया और कार्य या श्रम जो नाम है वो किसने दे दिया,
फ्योल साहब ने दे दिया। तो चलिए आगे बात करते हैं। टेलर ने उसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहा। दोनों का सार एक समान है, मतलब सार दोनों का एक ही है, अलग नहीं है। दोनों का ओवरऑल जो बात करना चाहते हैं वो एक ही है। यह सिद्धांत ये कहता है कि, अब ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि संपूर्ण कार्य को, मतलब जितना कार्य है ना किसी भी संस्था में, कहाँ पर कहीं पर भी जो भी पूरा कार्य है, उस कार्य को अनेक भागों में, मतलब एक कार्य है उसको अलग अलग भागों में बांट दो। कोई बड़ा कार्य है तो उसको क्या कर दो, अनेक भागों में बांट दो, उसको विभाजित करना चाहिए। तथा कार्य के प्रत्येक भाग को, अब जो कार्य आपने बांटा है, कार्य चलो आपने टुकड़ों में बांट दिया, जैसे ये आपका कोई कार्य था, जैसे पेन निर्माण करना है, तो अब इस कार्य को आपने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, कैसे बांटा, जैसे आप मार्कर बना रहे हो, ठीक है, तो मार्कर बना रहे हो तो उसकी निब कोई बनाएगा, उसके अंदर स्याही डाल लिए वो कोई बनाएगा, उसका बाहर का कवर किसी अलग डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो ऐसे करके अलग अलग उस जो ये कार्य था उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग व्यक्ति को उस कार्य सौंप दिया। ठीक है, तो कहता है कि कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान, यानी कि जिस व्यक्ति को जिस जिस भाग का ज्ञान है उस व्यक्ति को उसकी विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। जिस व्यक्ति को उस कार्य का जो नॉलेज है, विशिष्ट ज्ञान है या उसकी जो योग्यता है, उसके आधार पर उस व्यक्ति को कार्य सौंप देना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार ये है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में दक्ष नहीं होता। देखिए, सारे कार्य एक व्यक्ति अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। हर व्यक्ति अलग अलग कार्यों में क्या होता है, दक्ष होता है। किसी को कोई कार्य अच्छे तरीके से आता है, किसी को कोई कार्य अच्छे तरीके से आता है। मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे टीचर की बात करते हैं, तो टीचर होता है, अब एक टीचर को तो क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है। एक टीचर हो उसको बच्चों को याद करवाना आता है। तो वो अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक कार्य में निपुण नहीं होता, दक्ष नहीं होता, अलग अलग कार्यों में वो दक्ष होते हैं। तो उनकी दक्षता, विशेषज्ञता और उनकी जो योग्यता, उसके आधार पे उनको कार्य का विभाजन कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर कहता है कि अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता अनुभव रखता है। अब जो प्रत्येक व्यक्ति कार्य का विभाजन कर दिया, कौन से व्यक्ति को क्या कार्य दिया जाए, ये समस्या अपने सामने होती है। तो इसके लिए कहता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको वही कार्य दिया जाए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वो विशेष योग्यता और अनुभव रखता है। मतलब उसको उस कार्य से संबंधित विशेष योग्यता है उसमें, और उस कार्य को करने का उसके पास क्या है, अनुभव। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित समय होता है। इससे क्या होता है कि जो अतिरिक्त जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके पास क्या होता है, सीमित समय होता है। अतः वह सभी कार्य को कर भी नहीं सकता। अब एक व्यक्ति को अपन सारा कार्य दे देंगे तो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के पास क्या होता है, सीमित समय होता है, तो वो सभी कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए कार्यों या श्रम का विभाजन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए कार्य जो श्रम है उसका जो विभाजन है या उसका जो विशिष्टीकरण है वो क्या हो जाता है, अनिवार्य। अब पिछले साल शायद इसका क्वेश्चन आया था कि जो श्रम विभाजन है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, विशिष्टीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो विशिष्टीकरण का सिद्धांत है ना, यही अपना क्या है यहाँ पे, ये कार्य का विभाजन है। इसको आप कार्य का विभाजन बोल सकते हो, इसी को विशिष्टीकरण का सिद्धांत बोल सकते हो। क्योंकि कार्य का विभाजन या श्रम का विभाजन, ये नाम तो किसने दिया है, ये तो F.W. टेलर फ्योल जी ने दिया है। और जो टेलर साहब है उन्होंने विशिष्टीकरण का सिद्धांत इसको नाम दिया है। ठीक है, ये अपना एक सिद्धांत हो गया है। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी है। इसको एक बार समझने की ज़रूरत है, उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, यानी कि इसका जो सारांश है वो ये है कि जो एक संस्था में जितना संपूर्ण कार्य होता है उस कार्य का विभाजन कर देना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए। बांटने का मतलब उससे विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके पास जिस कार्य को करने के लिए जो योग्यता होती है उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य बांट देना चाहिए, जिससे जिस व्यक्ति को जिस कार्य का अनुभव होगा उस कार्य को वो अच्छे तरीके से कर पाएगा और कम समय और कम लागत में करेगा। तो इससे क्या, संस्था को भी फायदा होगा और जो कर्मचारी वर्ग जो कार्य करने वाले होते हैं उनको भी इससे क्या होगा, फायदा होगा। यानी कि समय की आपकी बचत हो जाएगी और कार्य भी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना सिद्धांत है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अधिकार का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने का आपके पास क्या राइट है, कि आप उस कार्य को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपको उस कार्य करने की जैसे अधिकार मिल गया तो उसके साथ साथ आपका दायित्व भी उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अधिकार जहाँ आपको मिलते हैं वहाँ आपका दायित्व भी उत्पन्न होता है। ये नहीं कि ठीक है मुझे अधिकार मिला हुआ है और मेरा इसके प्रति कोई दायित्व नहीं, आपका दायित्व भी बनता है। तो अधिकार जो दायित्व है वे एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जहाँ अधिकार होंगे वहाँ दायित्व उत्पन्न अवश्य होंगे। ठीक है, तो बोला अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, ये क्या कहता है
फ्योल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय लिखा है कि अधिकार एवं दायित्व है साथ साथ चलने चाहिए। ये देखो वही बात आ गई, यानी कि जो अधिकार है और दायित्व वो क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे। अब आपसे डेफिनेशन यहाँ से पूछ ले, अधिकार एवं दायित्व है साथ साथ चलने चाहिए, अधिकार एवं दायित्व साथ साथ चलने चाहिए, ये किसने कहा है, किस राइटर की परिभाषा है, ये किसका कथन है, तो ये किसका, फ्योल साहब का। क्योंकि अधिकार एवं दायित्व की बात कौन कर रहे हैं, फ्योल साहब कर रहे हैं, तो अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, तो अधिकार एवं दायित्व क्या बोल रहे हैं कि साथ साथ चलने चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि वास्तव में ये एक दूसरे के में समाये हुए हैं, मतलब इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ये क्या है कि सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ दायित्व है वहाँ अधिकार है, जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व है। ये शास्त्रों सत्य भी है कि अधिकार दायित्व को जन्म देते हैं, यानी जो अधिकार हैं, अगर आपको अधिकार मिल गया ना तो वहाँ आपका दायित्व पक्का उत्पन्न हो जाएगा। तो अधिकार, दायित्व का जन्म किससे होता है, अधिकार से होता है। ठीक है, तो जहाँ आपको अधिकार मिले वहाँ दायित्व का जन्म अपने आप हो जाता है। ठीक है, तथा दायित्व स्वीकार करने वाले को ही अधिकार मिलते हैं, या जो दायित्व स्वीकार करता है, किसी कार्य की जिम्मेदारी लेता है, उसका दायित्व स्वीकार करता है, उसी व्यक्ति को क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे में ये समाये हुए। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि अधिकारों एवं दायित्वों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको अधिकार तो दे दिए ज़्यादा, दायित्व हैं आपके कम, या फिर दायित्व हैं आपके ज़्यादा, अधिकार दे दिया आपको कम, तो ये नहीं होना चाहिए। इनमें क्या होना चाहिए, संतुलन। जितने अधिकार दिए उतने आपके दायित्व होंगे, जितने आपके दायित्व उतने आपके अधिकार होंगे। तो इन दोनों में क्या स्थापित होना चाहिए, संतुलन। संगठन में प्रत्येक प्रबंधक को दायित्व के अनुपात में ही अधिकार दिए जाने चाहिए, मतलब जितने आपको अधिकार दिए गए हैं, दायित्व हैं, उसी के अनुपात में आपको अधिकार दिए जाने चाहिए। किंतु फ्योल ने यह भी कहा है, फ्योल ने क्या कहा है कि प्रबंधकों को अपनी, यानी जो प्रबंधक हैं उनको अपनी स्थिति के कारण, प्रबंधकों को अपनी स्थिति के कारण औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते हैं, यानी जो प्रबंधक होते हैं उनको अपनी स्थिति के कारण औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते हैं, किंतु जो प्रत्येक प्रबंधक को अपने चातुर्य, अनुभव एवं चरित्र के आधार पर, यानी कि जो उनका चातुर्य है, अनुभव एवं चरित्र के आधार पर कुछ भी व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं फ्योल साहब कि जो प्रबंधक होते हैं ना, उनको अपनी स्थिति के कारण, यानी कि जो उनकी स्थिति है, जिस पोजीशन पे वो हैं, उसके कारण उसको औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते हैं, क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, वहाँ पे उनको औपचारिक रूप से तो अधिकार मिलते हैं। किंतु ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रबंधक को, मतलब उसको, जो प्रबंधक है उसको अपने चातुर्य, मतलब उसके पास जो उसका चातुर्य है, उसका जो अनुभव है, उसके चरित्र के आधार पर भी कुछ उसको व्यक्तिगत अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। मतलब जो औपचारिक रूप से उसको अधिकार दिए गए वो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा भी जो प्रबंधक है उसके पास जो चातुर्य है, जो योग्यता है, जो अनुभव है, उसका चरित्र है, उसके आधार पर भी उसको कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिए जाने चाहिए। फिर उल्लेखनीय है कि फ्योल के सिद्धांत को आजकल कई लेखक समरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी इसको क्या कहा गया है, समरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पेरिटी। अब पूछ लें आपसे, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी, पेरिटी यानी समरूपता का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहा गया है, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे में समाये हुए, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है, समानता होती है, मतलब समानता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बन रहा है कि समरूपता का सिद्धांत कौन से सिद्धांत का नाम है, तो अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत को समरूपता का सिद्धांत कहते हैं। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अधिकार एवं दायित्व का जो सिद्धांत है उसका अन्य नाम क्या है, तो उसको कहते हैं समरूपता का सिद्धांत। ठीक है, ये हो गया अपने दो सिद्धांत हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने पहला जो सिद्धांत पढ़ा है वो कार्य एवं श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, क्योंकि आप जितनी बार रिपीट करोगे कॉन्सेप्ट आपके उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। तो बार बार चीज़ को पढ़ने से, देखने से वो दिमाग में क्या फिट हो जाती है, तो आपको उसमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इनके जो फ्योल के सिद्धांत है उनमें श्रम कार्य, या बोल सकते हो कार्य श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें फ्योल साहब ने इसे कार्य श्रम विभाजन कहा, जबकि टेलर ने विशिष्टीकरण का है। फिर आता है अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, इसे समरूपता का सिद्धांत भी कहा गया है, यानी जो दायित्व है और जो आपके अधिकार हैं उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको समरूपता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपने हो गए यहाँ पे दो सिद्धांत। अब अपना जो बात करते हैं वो तीसरा सिद्धांत आता है अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये क्या कहता है, अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए अनुशासन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है
कि प्रबंध का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। देखिए, स्कूल वगैरह, संस्था वगैरह, कोई भी संगठन होता है, अगर वहाँ पे अनुशासन नहीं है, अनुशासन से कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वो संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त आसानी से नहीं कर पाएगी, उसको ज़्यादा समय लगेगा या फिर वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगी। तो स्कूल वगैरह होते हैं तो उनमें बच्चों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि उनमें डिसिप्लिन हो। अगर डिसिप्लिन होता है तो इससे संस्था के जो नियम है, रेगुलेशन, वो उनकी पालना अच्छे तरीके से की जा सकती है। इससे संस्था को भी फायदा होता है और बच्चों के जीवन में भी एक अनुशासन आता है, जिससे वो भावी जीवन में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, अतः ये सिद्धांत कहता है कि सभी कर्मचारियों को अपनी स्वेच्छा से, यानी सभी जो कर्मचारी हैं उनको अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है, प्रबंधक, उनको अगर कोई आदेश वगैरह देते हैं या कोई कार्य सौंपते हैं तो वो उनकी जो संस्था के जो नियम हैं, जो अधिकारियों की जो आज्ञा, उनका पालन नहीं करते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो कर्मचारी होते हैं, सभी जो कर्मचारी होते हैं, उनको अपनी इच्छा या स्वेच्छा से संस्था के जो नियम है या अधिकारियों की जो आज्ञा है, संस्था के जो भी नियम बनाए गए हैं उनकी पालना उनको करनी चाहिए और अधिकारियों की जो आज्ञा है उनका पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फिर उन्होंने यह भी कहा है कि संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। और एक संस्था में अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो देखिए, संस्था के सभी स्तरों पर प्रभावकारी प्रबंधकों एवं प्रवेशों की नियुक्ति करनी चाहिए। अगर आपको अनुशासन स्थापित करना है, एक संस्था में नियमों की पालना करवानी है, अधिकारियों को अपनी आज्ञा का पालन करवाना है, तो इसके लिए कहता है कि सभी जो स्तर हैं उन पर प्रभावकारी जो प्रबंधक होते हैं या जो पर्यवेक्षक होते हैं, उनकी क्या की जानी चाहिए? नियुक्ति। ठीक है। और कर्मचारियों को कार्य नीतियों की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए, या जो कर्मचारी होते हैं उनको जो कार्य होता है या जो कार्य के लिए जो नीति बनाई गई उसकी स्पष्ट जानकारी उनको दी जानी चाहिए, उनको आधी अधूरी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। दंड व्यवस्था का न्यायपूर्ण पालन करना चाहिए, और जो दंड व्यवस्था बना रखी है वो सभी कर्मचारियों के लिए समान होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जो कर्मचारी है वो समय पे नहीं आता है, उसकी सैलरी तो नहीं काटी जाती है, और एक जो कर्मचारी है वो समय पे भी आता है, कभी कभी लेट हो जाता है तो उसकी सैलरी क्या है? काट ली जाती है। तो ये क्या है? फिर सही न्याय नहीं है। तो दंड व्यवस्था अगर कर रखी है तो दोनों व्यक्तियों के लिए क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, यानी दोनों व्यक्तियों के लिए समान होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अनुशासन का सिद्धांत। ईजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। यानी कि जो संस्था होती है उसके नियमों और अधिकारी की आज्ञा पालन कराने के लिए कर्मचारी को हमेशा अपनी स्वेच्छा से तत्पर रहना चाहिए, जिससे क्या है? संस्था में अनुशासन बना रहे। ठीक है। तो ये अपना हो गया अनुशासन का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? अब देखिए, ये सिद्धांत वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको ध्यान से समझना है। और एक निर्देश की एकता का सिद्धांत आएगा, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना ताकि वो सिद्धांत भी आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो बात करते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। आदेश की एकता। अभी शब्द से क्या स्पष्ट हो रहा? आदेश मतलब आदेश मिलेगा किसी न किसी बड़े अधिकारी से, आपको क्या मिलना है? आदेश। तो उस आदेश जो मिलेगा उसमें क्या होनी चाहिए? एकता। तो फिर ने कहा है कि एक कर्मचारी को, एक जो कर्मचारी होता है उसको केवल एक ही पर्यवेक्षक या अधिकारी से क्या मिलना चाहिए? आदेश मिलना चाहिए। भाई जैसे एक ये कर्मचारी है, ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो अन्य दो कर्मचारी हैं, सॉरी अन्य जो बड़े अधिकारी हैं। अब ये अधिकारी अलग अलग इसको क्या देते हैं? ये तो इसको अलग आदेश देता है, ये इसको अलग आदेश देता है। अब ये बेचारा अकेला है तो इनकी दोनों के आदेशों की पालना कैसे करेगा? तो ये नहीं कर पाएगा, ये अपने कार्य पे भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। अब ये इसको अलग कार्य दे रहा है, अब ये इसको अलग कार्य दे रहा है, तो इसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? असामंजस्य की स्थिति में फंस जाता है। तो ये कहता है, ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि एक जो कर्मचारी है उसको केवल एक ही पर्यवेक्षक, यानी कि ये आपका एक क्या है? एम्प्लॉय है। ठीक है। आप इसको क्या मान सकते हो? कि एम्प्लॉय। ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर जो अधिकारी होता है, ये जो अधिकारी है ये केवल एक अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। तो इसको क्या है कि एक ही जो अधिकारी होता है उसके आदेश की पालना करने में क्या परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए कहता है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही पर्यवेक्षी अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। जब एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते हैं तो भ्रम विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कार्य करना है, कौन से का पहले करना है, कब करना है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आदेश मिलता है वो एक कर्मचारी को एक ही पर्यवेक्षक से मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा से नहीं मिलना चाहिए। फिर यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है। अब एक व्यक्ति है वो ये तो है नहीं कि भाई जैसे एक अधिकारी ये है और एक अधिकारी ये है,
ठीक है। और ये ए डिपार्टमेंट में, ये बी डिपार्टमेंट में, और कर्मचारी इनके नीचे एक ही है, ठीक है। तो अब ये दोनों इसको काम बोल रहे हैं, तो अब इसका काम करे या इसका काम करे, तो ये दोनों की सेवा नहीं कर सकता, अभी भ्रम की स्थिति में फंस जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति एक समय में क्या है, दो अधिकारियों की सेवा नहीं कर सकता है, मतलब वो एक ही अधिकारी की सेवा कर सकता है। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त होना चाहिए, यानी कि एक कर्मचारी को एक ही समय में एक ही अधिकारी से क्या होने चाहिए, आदेश या निर्देश प्राप्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक समय में एक ही अधिकारी के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होता है। अब वो ये तो है नहीं कि दोनों व्यक्तियों के कार्य साथ साथ कर देगा और फिर एक में नुकसान नहीं होगा और एक में हो जाएगा। अब दो व्यक्तियों के कार्य करेगा तो एक में डेफिनेटली नुकसान होना है, वो अच्छे तरीके से नहीं होगा और एक का हो जाएगा। तो अगर वो एक का कार्य संभाल रहा है तो उसके प्रति उसकी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी, यानी उसका उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा, उसकी जवाबदेही होगी, लेकिन दोनों के प्रति वो नहीं निभा पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक जो व्यक्ति होता है या एक जो कर्मचारी होता है उसको एक अधिकारी से क्या मिलना चाहिए, आदेश मिलना चाहिए, जिससे वो अपने आदेश की अच्छे से क्या कर सके, पालना कर सके, ठीक है। फिर आगे देखिए, कहा कि वास्तव में एक व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, और किंतु एक ही समय में नहीं। मतलब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, किंतु एक ही समय में नहीं, एक समय में नहीं हो सकता, वो अलग अलग समय में हो सकता है, ठीक है। फ्योनले सिद्धांत का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि मानवीय संगठनों जैसे उद्योग, व्यापार, घरों, सेना, सरकार आदि में दोहरे आदेश सदैव ही विरोध का कारण रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये संगठन बताए हैं, कौन कौन से मानवीय जो संगठन होते हैं उनमें, और जो उद्योग होते हैं उनमें, व्यापार में, घरों में, सेना में, सरकार में, इनमें क्या होते हैं, दोहरे आदेश होते हैं। अब एक परिवार में जैसे होता है कि पापा कुछ बोल रहे हैं, मम्मी कुछ आदेश दे रही, तो किसका कहना माने। तो उनमें क्या हमेशा दोहरे सदैव आदेश क्या होते हैं, दोहरे आदेश सदैव ही विरोध का कारण होते हैं, तो इनसे क्या होता है, विरोध होता है। ये सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है, ये सिद्धांत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब अपन इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, और अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे, उदाहरण के द्वारा। तो देखिए, इसमें कहा है एक निजी सहायक दो अधिकारियों के साथ कार्य पर लगाया जाता है। अब कोई निजी सहायक है, वो दो अधिकारियों के साथ कार्य पर लगाया जाता है, दो अधिकारी एक निजी सहायक है। जब उससे दोनों ही अधिकारी एक साथ बुलाते हैं, अब दोनों उसको एक साथ बुला रहे, जैसे 9 बजे बुला रहे, तो वो एक साथ बुला रहे, तब उसे किसी एक अधिकारी को चुनना होगा। तो दोनों के पास तो जा नहीं सकता, उसे किसी अधिकारी को चुनना होता है, किंतु किसी एक का कार्य रुक जाएगा, बे का कार्य रुक जाएगा, किंतु दोनों अधिकारियों के निजी सहायक का भिन्न भिन्न समय 10 से 1 या 1 से 5 निर्धारित किया जाता है, तो वह दोनों की सेवा कर सकता है। हाँ, ये संभव है। अगर वो दोनों जैसे 9 ही बजे उसको बुलाते हैं फिक्स, कि भाई एक कर्मचारी है, जैसे श्याम है वो कहता है कि तुम्हें 10 बजे मेरे पास आना है, और जैसे राम है वो भी कहता है कि तुम्हें 10 बजे मेरे पास आना है सी को, तो फिर सी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक के आदेश की पालना होगी, दोनों की नहीं होगी। अगर वो ये कहते हैं कि जैसे 10 से 1 के आप मेरे बीच में आ जाना मेरे पास, और 1 से 5 बजे के बीच मेरे पास आ जाना, तो इससे क्या है कि वो दोनों जो अधिकारी हैं उनकी आज्ञा है, उनके आदेश की पालना कर सकता है। फिर है कि वह दोनों ही की सेवा कर सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति को एक ही समय में एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति एक समय में एक व्यक्ति के आदेश की पालना कर सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं कर सकता। अब देखिए, दूसरा अपना आता है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही ऐसे लगते हैं सेम है लेकिन थोड़े से अलग है। अब आता है निर्देश की एकता या समानता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत किसे कहा गया, अधिकारिक दायित्व को। समानता का सिद्धांत किसे गया, निर्देश की एकता। निर्देश की जो एकता उसका अन्य नाम क्या है, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी या डायरेक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इस पे बात करते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्य एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए। मतलब जैसे एक संस्था में कोई समान प्रकार के कार्य हैं, समान प्रकार के उद्देश्य हैं, सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्य, मतलब जो कार्य हैं उनका समान उद्देश्य है, तो उसके लिए एक ही प्रमुख होना चाहिए, यानी एक अधिकारी होना चाहिए। वहाँ पर तो एक कर्मचारी की बात की थी, यहाँ पे एक अधिकारी की बात की है, ठीक है। फिर है कि उन सब समान कार्यों की एक ही योजना बनाई जानी चाहिए, यानी वन हेड वन प्लान, यानी इसमें एक तो अधिकारी होगा और उसके लिए एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, समान कार्य तथा उद्देश्यों के लिए एक ही अधिकारी एक ही योजना, मतलब एक ही अधिकारी होना चाहिए समान कार्यों के लिए। और जैसे अब सेलिंग का ए डिपार्टमेंट भी सेलिंग का कार्य कर रहा है, बी डिपार्टमेंट भी सेलिंग का कार्य हो रहा है, तो उसके लिए एक अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग का काम हो रहा है तो सेलिंग का एक ही अधिकारी के पास होना चाहिए, वो इसकी योजना बनेगा। हम दोनों अलग अलग बनाते हैं तो संस्था में फिर अलग अलग हो जाएगा, फिर सारा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो एक ही अधिकारी, एक ही योजना, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। मतलब वन हेड, एक अधिकारी और एक प्लान होना चाहिए। इससे कार्यों में एक रूपता बनी रहती है। इससे कार्यों में क्या एक रूपता बनी रहती है, सभी कर्मचारी के कार्यों में समन्वय करना सरल हो जाता है। और इससे जो सभी कर्मचारी हैं उनके कार्यों में समन्वय सरल हो जाता है। मुंडे मुंडे मती भिन्ने वाली स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती है। मतलब अलग अलग कार्य और अलग अलग प्लान और अलग अलग, ठीक है, तो वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर आगे कहते हैं, फ्योन ने बहुत मनोरंजक ढंग से दोहरे निर्देशन पर व्यंग्य करते हुए लिखा है। अब इन्होंने कहा है जो दोहरे निर्देशन है, अगर भाई दो तरीके से या एक से ज़्यादा प्रकार के अगर निर्देशन है तो उन पे इन्होंने लिखा है दो सिर वाला शरीर। अब दो सिर यानी शरीर तो एक ही है, ठीक है, और उसकी क्या है, दो सिर है, ठीक है, ये शरीर है, इसकी क्या है, दो शरीर है। तो बोल रहा है कि दो सिर वाला शरीर सामाजिक एवं गैर सामाजिक सभी क्षेत्रों में राक्षस ही समझा जाता है। अब उसके शरीर तो क्या है, एक है, और उसके दो क्या है, बाकी एक से ज़्यादा अगर मुंह है, जैसे रावण के बहुत ज़्यादा थे, 10 थे, ठीक है, तो अब उसको अपन राक्षस ही मानते हैं। तो दो सिर वाला शरीर है और सामाजिक एवं गैर सामाजिक सभी क्षेत्रों में वो क्या समझा जाएगा, राक्षस। और वह सब जगह अपने आप को सुरक्षित करने में कठिनाई अनुभव करता है। अब वो कहीं पर भी क्या सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये कोटेशन किसने कही है, फ्योल साहब ने। यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आदेश तथा निर्देश की एकता दोनों के सिद्धांतों में भी अंतर। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अपने को ये समझना चाहिए कि जो आदेश और जो निर्देश है उसकी एकता, ये मतलब जो सिद्धांत है इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, पहले सिद्धांत में, पहला जो सिद्धांत कौन सा पड़ा, आदेश की एकता, तो इसमें तो क्या जो कर्मचारी है उनको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को बात की जा रही है उसमें। और दूसरा जो है उसमें सिद्धांत में संगठन, उसके विभाग या उसके उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया जाता है। यानी निर्देशन की जो निर्देशन का जो सिद्धांत है उसमें क्या है, जो संगठन है और उसके जो विभाग हैं, ठीक है, और उनके जो उद्देश्य है उनमें एकता स्थापित की जाती है। और इसमें कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधा जाता है, जबकि निर्देशन की एकता में संगठन और उसके विभागों उद्देश्यों की एकता को महत्व दिया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि इनमें अंतर भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब आगे आपका आता है, ये कुछ टेबल दे रखी, ये पूरे सिद्धांत होंगे तब अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो अपने सिद्धांत पढ़ लिए हैं 5। निर्देशन की एकता या समानता का सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया है कि एक अधिकारी एक ही योजना, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। निर्देशन की एकता या इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, निर्देशन के जो सिद्धांत है या निर्देशन की जो एकता का सिद्धांत है उसको समानता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी वन हेड वन प्लान, यानी एक अधिकारी एक योजना। फिर अपन ने इससे पहले पढ़ा आदेश की एकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक कर्मचारी को एक अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। फिर अनुशासन का सिद्धांत, यानी जो साइंस था उसमें जो नियम बनाए गए हैं, जो कर्मचारी हैं उनको अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर पढ़ा अपन ने अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, इसको समरूपता के सिद्धांत से भी जानते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, ठीक है, और यह प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो अधिकार है दायित्व है वो क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व, मतलब ये एक दूसरे में क्या होते हैं, समाये हुए होते हैं। फिर अपने पढ़ा था कार्य या श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, यानी कार्य को अलग अलग विभागों में विभाजित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। जो विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति है उसको उस कार्य को सौंप देना चाहिए। और इसको जो विशिष्टीकरण नाम है वो तो टेलर ने दिया है, और श्रम और कार्य का विभाजन नाम किसने दिया है, फ्योल साहब ने, ठीक है। तो आज अपन ने 5 सिद्धांतों पर बात कर लिए, कार्य श्रम विभाजन विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत या समरूपता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, और फिर आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एक कर्मचारी को एक अधिकारी से क्या है, आदेश प्राप्त होना चाहिए। फिर अपने पढ़ा निर्देश की एकता या समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक अधिकारी एक योजना, वन हेड वन प्लान, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।